नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेके आया हूँ। नहीं, घटना कहना उसे सही नहीं होगा। एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आया हूँ, ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लेके आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, देखा होगा या पढ़ा होगा, पर आपने कभी उस पर ढंग से गौर नहीं करा होगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगा जो इस वीडियो का टाइटल पढ़ के आपके जहन में आए होंगे। आप सभी ने कभी ना कभी किसी समय पुनर्जन्म की कहानियाँ तो सुनी होंगी, पुनर्जन्म के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने अभी तक, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई प्रूफ देखा होगा या विद प्रूफ ऐसी कोई कहानी सुनी होगी जो पुनर्जन्म पे है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपने कभी अपनी करीब 9th या 8th की इंग्लिश की बुक में भी पढ़ी होगी, पर आपने कभी उस कहानी के तह तक आप गए नहीं होगे। तो आपको वो एक ऐसी चैप्टर लग के आपने सोचा होगा कि एनसीईआरटी ने ऐसे ही हमें एक चैप्टर दे दिया तो पढ़ के छोड़ दी होगी। लेकिन अगर आप उस कहानी के बिल्कुल अंत तक, तह तक जाएंगे तो आपको सच्ची में एक दिल दहला देने वाली कहानी उससे निकल के आती है। ये एक क्लास 10th का चैप्टर था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। जबकि ये कोई एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी नोवेल है एना फ्रैंक के ऊपर, जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी। तो उस पर एक नोवेल पब्लिश की गई थी जो उसकी सच्ची घटना पर आधारित है, जो भी उसके साथ हुआ है। तो मैंने पूरी तह तक गया मैं इस नोवेल की और पूरी हिस्ट्री इसकी निकाली, तो मुझे बहुत हैरानी हुई इसके बारे में देख के, जान के। उनकी नोवेल का नाम है द डायरी ऑफ यंग गर्ल। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि वो जर्मनी रहती थी और ज्यूस थी। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है, वो जर्मनी रहती थी और एक घर में पूरे कई सालों तक वो छिपी रही, जो कि अब एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। और उस टाइम हिटलर का राज था वहाँ पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिटलर ज्यूस से, यहूदियों से नफरत करता था, तो इसीलिए एना फ्रैंक को छुप के रहना पड़ा। काफ़ी साल वो छिप के रही हिटलर से, और 1942 से लेकर 1945 तक वो छिपी रही थी, बल्कि हिटलर के फौज के हाथ नहीं आई थी। लेकिन 1945 के बीच में वो पकड़ी गई और उसे प्रिजन में डाल दिया गया, बाकी सभी यहूदियों के साथ और प्रिजनर्स के साथ। और उन प्रिजनर्स को एक कंटेनर में डाल के बहुत ही जहरीली गैस के साथ उनकी दर्दनाक मृत्यु कर दी जाती थी, और फिर उन्हें उसी कंटेनर में जला दिया जाता था और सिर्फ उनकी हड्डियां बाहर निकाली जाती थी। तो ऐसा ही हिटलर सभी यहूदियों के साथ करता था। और फिर उसके मर जाने के बाद, डेथ के बाद, एना के फादर को एना की डायरी मिली, और डायरी मिलने के बाद उनके एक रिलेटिव ने कहा कि ये डायरी पब्लिश करानी चाहिए एक नोवेल की तरह। तो वो डायरी पब्लिश भी हुई, और उस नोवेल को एक नया मोड़ दिया बाबरो कार्लिन नाम की शख्सियत ने। अब आते हैं हम 1954 में, जब वो नोवेल काफ़ी सारी लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी थी। लेकिन जो बाबरो कार्लिन थी वो एक स्वीडन लेखक थी, और उनकी लैंग्वेज लिखने की थी स्वीडिश लैंग्वेज में ही वो लिखती थी अपनी नॉवेल्स और अपनी कहानियाँ। लेकिन बाबरो के साथ एक घटना हर रात होती थी। जब वो सोने जाती थी तो उन्हें अपने पिछले जन्म के, कह सकते हैं कि डरावने सपने आते थे, जिनके कारण वो सो भी नहीं पाती थी। अगर बाय चांस उनकी आँख भी लग जाती और वो सो जाती तो वही सपनों के कारण वो अचानक से उठ जाती। उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी इनकी इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करा। और कुछ समय के बाद, इन सपनों के लगातार आने के बाद, बाबरो को ये लगने लगा कि वो एक दूसरी लाइफ भी जी रही है, और अपने आप को बाबरो कार्लिन एनी फ्रैंक बताने लगी थी। वो अपने आप को कहती थी कि ये सब मुझे बाबरो कार्लिन क्यों कहते हैं, मेरा नाम तो एनी फ्रैंक है। जब वो मात्र 4 साल की थी तब उसके पेरेंट्स उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, लेकिन कार्लिन ने उन्हें
कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बोली। वो इसलिए नहीं कुछ बोली कि कहीं ये मुझे पागल घोषित ना कर दे, ये मुझे पागल ना कहने लगे और मुझे मेंटल हॉस्पिटल ना भेज दे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया। जब वो 7 साल की हुई तो बाबरो कार्लिन को स्कूल भेजा गया। जब स्कूल भेजा गया तो वो बहुत खुश थी। वो कहती थी कि अब मुझे लिखना आएगा और मैं इन लोगों को अपनी कहानियाँ ना बताते हुए अपनी कहानियाँ मैं एक पेज पे लिखा करूँगी। तो उसने डायरी लिखनी शुरू करी। जो डायरियाँ लिखती थी तो अपनी कहानी लिख के वो पेज फाड़ देती थी, अपने बारे में लिख के वो पेज फाड़ देती थी ताकि उसके बारे में कोई जान ना पाए। और सिर्फ मात्र 11 साल की उम्र में वो पोएट्री करने लगी थी और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी फेमस नोवेल लिख के ख़त्म कर दी थी जिसका नाम था मैन ऑन अर्थ। और तभी वो अपने डेली रूटीन स्कूल का फॉलो कर रही थी और अचानक से जब उनके इंग्लिश के लेक्चर में उन्हें चैप्टर मिला एना फ्रैंक के बारे में तो वो हैरान हो गई कि ये सब ही तो मेरे सपने में आता था, मैं यही ज़िंदगी तो अपने सपनों में जी रही थी और ये कहानी मतलब सच में है। तो उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं सच में ही 2 ज़िंदगियां जी रही थी। और कुछ समय बाद जब उनके पेरेंट्स को पता लगा तो उन्हें भी अपनी बेटी की बात पे यकीन होने लगा और वो बाबरो को एना फ्रैंक के गांव भी लेके गए। और जब वो उसे गांव लेके गए तो बाबरो कार्लिन ने बिना किसी टैक्सी ड्राइवर और बिना किसी कैब के अपने आप ही रास्ता बताया, खुद ही वो बिना किसी से पूछे एना फ्रैंक के घर पहुंच गई। तो इससे ये भी साबित होता है कि सच में ही बाबरो कार्लिन एना फ्रैंक की ज़िंदगी जी रही थी, या फिर हम ये कह सकते हैं एना फ्रैंक ही बाबरो कार्लिन है, एना फ्रैंक का पुनर्जन्म हुआ था। और बाबरो कार्लिन ने उसके घर पे पहुंचती, एना फ्रैंक के घर पे पहुंचती बताया कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उनके पड़ोसियों से पूछा कि यहाँ पे सच में कुछ पेंटिंग लगी हुई थी। तो उनके पड़ोसियों ने बताया हाँ मैडम जी, यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई थी, काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी, वो काफ़ी सारी पेंटिंग्स थी जो बहुत एक्सपेंसिव थी, तो इसीलिए उनको उतार के म्यूज़ियम में रखा गया है। इसके बाद तो उसके पेरेंट्स को उसकी बातों पर यकीन होने ही लगा था। और फिर कुछ समय बाद वहाँ पे एना फ्रैंक के कज़न को बुलाया गया बाबरो कार्लिन से मिलने के लिए। तो काफ़ी समय तक एना फ्रैंक के कज़न एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी फैमिली में सिर्फ वही बचे हुए थे और काफ़ी समय तक एना फ्रैंक के कज़न बाबरो कार्लिन के साथ रहे। उनको उनके साथ रह के अच्छा लगा। जब बाद में मीडिया ने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि एना फ्रैंक भी सेम इन्हीं के जैसी थी, ऐसे ही वो बात करती थी और यही व्यवहार था एना फ्रैंक का भी। तो अभी भी एना फ्रैंक के कज़न बाबरो कार्लिन से मिलने जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इनसे मिलके अच्छा लगता है। और अगर आपका वीडियो में इंटरेस्ट बना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं पता लगे कि जो 10th में चैप्टर पढ़ेंगे उसके पीछे की कहानी कितनी खौफनाक है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग अगली ही वीडियो में।